आज का मुकदमा। ओके, तो हम लोगों ने कल की जो क्लास थी उसमें पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ह्यूमेलिन पढ़ा था। ह्यूमेलिन कैसे बनाया जाता है और कौन सी कंपनी आई इंसुलिन वाली बनाने वाली। कल कौन सी कंपनी के बारे में बता रहा था मैं आप लोगों को, कल मैं आप लोगों को बता रहा था इली लिली इलीजिली। कंपनी के बारे में, है ना, इली लिली कंपनी। ठीक है, और उसने एक अच्छा सा इंसुलिन बनाया, और उस इंसुलिन का हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटली यूज करते हैं। और वो बना था 1983 में। ठीक है, जिससे कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह इन ह्यूमन बींग्स में नहीं हो रहे। उसके बाद में हम लोगों ने जीन थेरेपी पढ़ी थी। जीन थेरेपी से क्या किया जा सकता है, किसी का भी परमानेंट ट्रीटमेंट किया जा सकता है किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट का। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जेनेटिक प्रॉब्लम हमें कब पता हो, हम लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम उसके एम्ब्रियोनल स्टेज में पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसका क्या कर पाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो मोलिकुलर डायग्नोसिस है, मोलिकुलर डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा था कि मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या है। तो आप लोग मोलिकुलर डायग्नोसिस को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक को आप लोग बोलते हो ट्रेडिशनल मेथड, और एक को आप लोग बोल सकते हो मोलिकुलर मॉडर्न मेथड। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे, यूरिन टेक कराना, सीरम चेक कराना, ये सब परंपरावादी जो हमारे चले आ रहे हैं, इन सबको जो अभी बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या बोलेंगे, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड बोलेंगे। जो पुराने जमाने के लोग क्या करते आए हैं, डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन सोच के देखो, ये ऐसे मेथड है जिनको डिजीज होने के बाद में हम उसको डायग्नोस कर पाते हैं। क्या क्या कहना है तेरा, ध्रुव? सर ये आप स्क्रीन शेयर कर दो इसकी पीडीएफ की, तो समझ में भी आएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं रहा था कि हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी चीजें का मतलब क्या था यहाँ पे। एक सेकंड रुको, तुम लोगों ने मेरे लिंक को रोक तोड़ दिया है। यार मैं कल से लैपटॉप से क्लास लूंगा यार, इस मोबाइल से नहीं लूंगा मैं, बस बात खत्म हो गई, नहीं जमता मोबाइल, नहीं जमता। तो मैं इस पीडीएफ से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, हाँ, ये चीजें बताना चाह रहा था आपको। ये जीन थेरेपी मैंने आपको कल बता दी थी, है ना, जीन थेरेपी के बारे में मैंने बता दिया था। फिर मोलिकुलर डायग्नोसिस के बारे में मैं आपको बता रहा था, अभी मैं यही बोल रहा था कि जो डायग्नोसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। इसमें शायद मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ ओरली, हाँ नहीं लिखा है। ठीक है, फिर आपको मैं बताऊंगा, चलो। तो ऐसे सुन लो 2 मिनट के लिए। डायग्नोसिस जो होता है, मोलिकुलर डायग्नोसिस, वो दो तरह का होता है, एक ट्रेडिशनल होता है और एक मॉडर्न होता है। तो मॉडर्न में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, पीसीआर और एलिसा। हाँ, आपको मैं डिफरेंस ये बता रहा था, अगर मान लो आपको क्वेश्चन आता है 12th क्लास की, राइट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मोलिकुलर डायग्नोसिस। ठीक है, तो आप लोग बताओगे जो ट्रेडिशनल वाला है उसमें मान लो कि अभी अपन 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, ऐसा ऐसा भगवान ना करे किसी को, पर कोई भी व्यक्ति जिसको एड्स हो गया है ना, और अगर अपन ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मतलब उसके ब्लड से या उसके यूरिन से या उसके सीरम से उसको डायग्नोस करना चाहते हैं। तो चलो इतना इतनी भयंकर बीमारी नहीं ले, अपन तो सिंपल सी बीमारी लेते हैं। मान लो ध्रुव है, ध्रुव को टाइफाइड हुआ है, तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट लगाएगा, लेकिन विडाल टेस्ट उसको रिजल्ट कब देगा, जब उसको बीमारी हो जाएगी। ठीक है, किसी को पेट दर्द हो रहा है, किसी का स्टमक पेन हो रहा है, किसी को मलेरिया हो गया है, हम लोग सीबीसी और ब्लड यूरिन के थ्रू इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कब उसका अपने को रिजल्ट कब मिलता है, जब हमको डिजीज हो जाती है। पर अगर मान लो तुम लोग चाहते हो कि आपको डिजीज होने से पहले ही वो चीज पता चल जाए कि भाई साहब कौन सी बीमारी हुई है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आपको उसके लिए दो मेथड यूज करना पड़ेगी। दो मेथड नहीं, मतलब हमारे एनसीईआरटी में दो दे रखी है। मॉडर्न मेथड्स में आप लोग जो भी यूज करना चाहें उनका यूज करेंगे। एक तो हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी एलिसा। एलिसा के बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक टेस्ट होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे, हाँ, ये मॉडर्न मोलिकुलर डायग्नोसिस में मैंने ये लिख रखा है मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड में पीसीआर और एलिसा लिखा हुआ है, एंजाइम, है ना। ये जो एलिसा टेस्ट होता है, ये एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म देख लो जरा थोड़ा सा, इसका एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है ना। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एंजाइम लिंक्ड। क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड, एक सेकंड में बताता इम्यूनो हूँ।
नहीं 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 नहीं, वे खुद। एंजाइम सॉर्बेंट ऐसे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इतनी देर में तो मैं गूगल कर लेता, बट मैंने गूगल नहीं किया, कोई बात नहीं अब। सर इंजाइम लिंकेड इम्यूनो सॉर्बेंट एसवी ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है तू। अरे हमारी जो बुक है उसमें जहाँ पे हम लोग एड्स पढ़ते हैं, है ना, एड्स पढ़ते हैं, वहां पे इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं दरअसल वही पेज ढूंढ रहा था। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये जो टेस्ट लगता है, इससे हम लोग छोटे से छोटी बीमारी को भी क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। और एलिसा से भी ज्यादा बेस्ट हमारे लिए क्या है, पीसीआर है। क्योंकि पीसीआर क्या करता है, डीएनए के को रीड करता है, मतलब एक छोटे से सेगमेंट को, डीएनए के किसी भी एक छोटे से सेगमेंट को बड़ा करके अपने को दिखाता है। तो भाई साहब, पीसीआर से तो हम लोग दुनिया की ऑलमोस्ट सारे डिजीज को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसकी अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन से स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो, बहुत कम टीचर, मुझे नहीं पता तुम लोगों को पढ़ाया भी होगा कि नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन मोस्टली क्या है, पुराने टीचर्स इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, एक टेस्ट और दे रखा है। ये देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमारी एनसीईआरटी ने ऑटो रेडियोग्राफी लिखा है, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग एनसीईआरटी में पेज नंबर 183 पे जाओ, और पेज नंबर 183 का जो सेकंड पैराग्राफ है, ये जो लिखा है ना, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए tagged with radioactive molecules probe is allowed to hybridize the complementary DNA in a clone cells followed by the detection using autoradiography। अभी कुछ शायद पिछले या उसके पिछले साल इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है, और इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें देखो आप लोग, मैं बताता हूँ आप लोगों को ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब क्या होता है। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पे प्रोब वर्ड इसने यूज किया है, प्रोब वर्ड का मीनिंग समझो आप लोग, कि डीएनए का कोई भी एक सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल, हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पे प्रोब का मतलब होता है या तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए को हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट क्या काय के लिए करेंगे भैया? हम लोग उसको इसलिए डिटेक्ट करेंगे कि क्या उसके अंदर कोई पर्टिकुलर डिजीज है, मतलब डीएनए के अंदर कोई भी जो उसका मतलब डीएनए के अंदर कोई स्पेसिफिक जीन का जो सेगमेंट है, वो है या नहीं है। मतलब अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो किसी को शंका है कि क्या मेरे को ये बीमारी है क्या, मान लो किसी को ऐसा लगता है कि क्या मुझे एड्स है, तो भैया वो इस ऑटो रेडियोग्राफी या कोई भी दूसरा जेनेटिक डिफेक्ट जो है, उसको इस ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू क्या कर सकता है, डायग्नोज कर सकता है। क्या कर सकता है? डायग्नोज कर सकता है। ठीक है, कैसे डायग्नोज कर सकता है? अब देखो यहाँ पे, आप लोग इसको पूरे प्रोसीजर को समझते जाना। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। उसको लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ में टैग किया जाता है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है, वो अपने आप को क्या करता है, इजीली एक्सप्लेन कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है। मतलब आप लोग ऐसे समझो, जैसे हमारे देश में क्या है, गायों को बचाने के लिए एक तरीका यूज किया जाता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कौन सा तरीका यूज किया जाता है, उनके जो सिंग होते हैं, हॉर्न, उसके ऊपर रेडियम लगा दिया जाता है, ऐसा मटेरियल लगा दिया जाता है जो रात को चमकता है। तो अगर मान लो कोई भी पेट एनिमल से, खास करके अपन गायों की बात करेंगे, अगर वो सड़क पे घूम रही है तो वो ड्राइवर को दिख जाए, तो वो उससे एक्सीडेंटल क्या हो सके, बचा जा सके। तो यहाँ पे जो हम लोग डीएनए मटेरियल ले रहे हैं, इसको रेडियो एक्टिव बना रहे हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं, इसको स्टेन किया जाता है। मतलब इस रेडियो एक्टिविटी के बाद में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने, अब मेरी बात सुनो, मैंने 3 केस रखे, ए बी सी। इन 3 केस लेके मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हम लोग, इन 3 लोगों ने अपना पता करना है, खुद के बारे में पता करना है। मान लो कोई भी एक्स वाई डिजीज है, अपन मान लेते हैं कि इनको कोई भी एक्स म्यूटेशन या जेड म्यूटेशन के बारे में पता करना है कि सर क्या मुझे वो म्यूटेशन है कि नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, उस म्यूटेशन की जो लिंक होती है, उस म्यूटेशन की जो लिंक होती है उसको प्रिपेयर करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएंगे और उस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को लाके इन लोगों को दे देंगे। किन लोगों को दे देंगे? इस ABC लोगों को दे देंगे और बोलोगे कि भैया तुम अपने अपनी बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई कर लो, है ना। और जब आप इसको अप्लाई करोगे तो अगर आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिविटी शो हो जाएगी, वो जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी शो हो जाएगी, हम लोग मान जाएंगे कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर वो वाला जेनेटिक डिफेक्ट मौजूद है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या डाला है, कॉम्प्लीमेंट्री डाला है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डाला है और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो इसको यूज करने के लिए क्या किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड DNA या सिंगल स्ट्रैंड RNA लिया जाता है। और यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि हमेशा इसमें DNA हो चाहे RNA हो, वो सिंगल स्ट्रैंड ही यूज करते हैं। तो उसका कौन सा सेगमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट है। तो जो दूसरा सेगमेंट मिलेगा उसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो उससे क्या हो जाएगी, रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। और अगर रेडियो एक्टिविटी शो हो जाएगी, ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर वो डिजीज है। ठीक है, या वो क्या हो जाएगा, अपना म्यूटेंट हो जाएगा। आगे बात समझ में? क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर? मतलब आप लोग ऐसा समझ लो कि ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी, देखो ऑटो, इधर बता देता हूं मैं आप लोग को, रेडियोग्राफी, है ना। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी XYZ जेनेटिकल डिफेक्ट है तो उसको डायग्नोस कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ऑटो रेडियोग्राफी techniques used for visualize the location and distribution of radioactive labeled substance within biological sample by placing the sample in contact with photographic emulsion। ये तो उसने पूरा उसका मेथड बता रखा है कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। समझो कि जैसे ये इसने इतना ये इसका एक डायग्राम दे रखा है ना, ये डायग्राम दे रखा है। तो इसमें आप लोग ऐसा समझ जाओ, तो प्रिपेयर किया पॉइंट्स को बोल, अगर कोई भी, अगर उसकी बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक है या म्यूटेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, आपने को दिखाई देगा, रेडियो एक्टिविटी शो हो जाएगी। अगर रेडियो एक्टिविटी शो हो जाती है तो कि हाँ उस बंदे की बॉडी के अंदर म्यूटेशन है, और अगर रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होती है तो आप लोग उसको नॉर्मल कंसिडर कर सकते हो, है ना। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो मान लो अगर कोई व्यक्ति टाइफाइड का टेस्ट करवा रहा है, अगर उसके अंदर, उसकी सर बॉडी के आवाज अंदर, नहीं आ रही। है ना, जो हेलो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही क्या? सर, कट रही है, समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। कितनी देर से आवाज कट रही है मेरी? सर आप गूगल सर्च करा तो जब थोड़ी थोड़ी अकल में आई, अब ज्यादा होने लगी। ओके, तो मैं आप लोगों को यूं बोल रहा हूं कि ये जो ऑटो रेडियोग्राफी है, ये कुल मिला के बॉडी में किसी भी म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होता है। आप इसमें मोटी मोटी दो तीन चीजें याद रख लो। इसमें जो DNA या RNA यूज किया जाता है वो हमेशा कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। उस DNA या RNA को हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव बना देते हैं, और उसके साथ में हमारी बॉडी का जो नॉर्मल जीन होता है उसके साथ में उसको अप्लाई करेंगे, जो उसका क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो जिसके साथ में वो बाइंड हो जाएगा, वहां पे हम लोगों को क्या हो जाएगा, म्यूटेशन शो हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी शो हो जाएगी। और रेडियो एक्टिविटी शो होने की वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई साहब ये व्यक्ति क्या है, हमारा म्यूटेंट है, या इस व्यक्ति के अंदर कोई भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। अब ये एक बात बताओ मुझे, म्यूटेशन कितने लोग जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है डिफेक्ट। मान लो कि एक व्यक्ति है जिसके कितनी उंगलियां है, 5 उंगलियां है, पर उसके पास में 6 उंगलियां, तो ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, एक डिफेक्ट हो गया। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिफेक्ट है और हम लोग उसको पता करना चाहते हैं कि कैसे पता करें, तो आप लोग किसकी मदद से उसको पता कर सकते हो,
ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से उसको क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी में क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स या रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया जाता है, जिससे वो इजिली क्या कर देता है, शो कर देता है। ठीक है। म्यूटेशन का एग्जांपल सर सिकल सेल एनीमिया होता है ना। हाँ, म्यूटेशन के एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, और आप ऋतिक रोशन भी ले लो, उसकी 6 उंगलियां है। हालांकि वो फिजियोलॉजिकल एग्जांपल है, वो दूसरा है। अगर अपन जेनेटिकल डिफेक्ट की बातें करें तो सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारे म्यूटेशन दिए हैं बेटा, है ना। ये हमारे कौन से मेंडेलियन डिफेक्टेड है। और क्रोमोसोमल की अपन बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम है। अभी और जो आमिर खान की मूवी आई थी ना, कौन से, वो सितारे जमी पे, ठीक है, उसमें वो शर्मा जी होते हैं चश्मे वाले, उनको डाउन सिंड्रोम होता है। वो सारे क्या होते हैं, तुम लोग फिजिकल एजुकेशन कितने लोग पढ़ते हो तुम में से? अगर तुम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हो तो उसमें एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, वो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। तो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स में उसने बता रखा है जितने भी डिफेक्टेड बच्चे होते हैं उनको अपन डिफेक्टेड नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई साहब, सर आप सब लोग नहीं पढ़ते हो। क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। सभी एफएनडी वाले हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप सब डाइटिशियन बनेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मतलब जो डिफेक्टेड होते हैं वो डिफेक्ट हम लोग इस ऑटो रेडियोग्राफी टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतनी सी बात है जिसको आपको समझना है। चलो भाई, अब आप लोग क्या करेंगे, अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ध्रुव ने बोला था कि सर स्क्रीन शेयर कर दो, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब आप लोग शुद्ध एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बाहर आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी। और सीधा सीधा लाइन में से क्वेश्चन देती है एनसीईआरटी, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। तो ये जो 5-6 पॉइंट बचे हैं, 15 मिनट का हमारा टॉपिक बचा होगा, उसके बाद में चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसको मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के थ्रू बता देता हूँ। और कहाँ से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ से ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यहाँ से बता रहा हूँ आप लोगों को। कहाँ से बता रहा हूँ, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसको बोलते हैं अपन, सबसे पहले तो ये देखो, एक ऐसा एनिमल्स जिसके डीएनए के साथ में मैनिपुलेशन किया गया है। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने उसके डीएनए के साथ में छेड़छाड़ करी है। छेड़छाड़ का और अपन प्रॉपर मीनिंग ढूंढे तो उसका प्रॉपर मीनिंग ये निकल के आएगा कि एक ऐसा जानवर जिसका डीएनए के साथ में आपने कोई दूसरा डीएनए लगा दिया है ना, चाहे वो अच्छे काम के लिए लगाए चाहे बुरे काम के लिए लगाए, पर हम लोग जनरली अच्छे काम के लिए ही लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे। और 95% केस इस दुनिया में जो किए गए हैं, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो किसके ऊपर किए गए हैं, माइस के ऊपर किए गए हैं। माइस कितने लोग जानते हैं भैया, माइस का मतलब क्या होता है? चूहे। है? सुंदरी। चूहे। बहुत बढ़िया, गूज। है ना। गूज होंगे मैंने शायद। एक मैंने एक चीज सर्च करी है, माइस स्टेच्यू इन रसिया। तो रूस में क्या हो रखा है, ये देखो आप लोग जो स्टेच्यू देख पा रहे हो, रूस वालों ने इसका स्टेच्यू बनाया है ना। किसका स्टेच्यू बनाया है, इस चूहे का स्टेच्यू नानी। बना है। अब आप, हाँ, अब आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो तो समझो उसके हाथ में डीएनए है, दिखाई दे रहा है, ये दादी की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें डीएनए का, जैसे दादी स्वेटर बुनती ना वैसे ये डीएनए को बुन रही है। तो मतलब दुनिया में जितने भी बायोलॉजिकल वर्क हुए हैं, मोस्टली किसके ऊपर हुए हैं, इस माइस के ऊपर हुए हैं। दिख गया अपने को? तो भाई साहब, आपको इसका सेक्रिफिकेशन भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जितने भी ड्रग्स बनते हैं, उन सबका ट्रायल कौन किसके ऊपर किया जाता है, माइस के ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो माइस को भूल मत जाना, है ना। अब वो एनसीईआरटी कहाँ चली गई, अरे बाप रे, एनसीईआरटी इसके पीछे थी, और मैंने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, तो वो तो चली गई। आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। फिर से 2 सेकंड का इंतजार करो, सिर्फ 2 सेकंड। क्या नाम है इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो। तो अब देखते चलो कि ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पे, एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेट टू पोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन डीएनए आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब कोई भी वो जानवर जिसके डीएनए के साथ में हम लोगों ने क्या किया है,
कोई फॉरेन डीएनए को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, उसको हम लोग क्या सर बोलते हैं, ट्रांसजेनिक। हाँ सर फिर वो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा क्या? हाँ, तो फिर उसको यही तो बोल रहे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ही तो बोल रहे ट्रांसजेनिक। मतलब मैं अभी आपको एक वर्ड यूज किया मैंने, डीएनए मैनिपुलेशन। मतलब हम लोगों ने क्या किया, उसका जो ओरिजिनल डीएनए था उस ओरिजिनल डीएनए के साथ में कोई एक एक्स्ट्रा डीएनए लगा दिया, और उस डीएनए को लगाने का मकसद हमारा ये था कि हम लोग उसका कोई ना कोई उसका यूज देखना चाहते हैं। जैसे मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, आप लोगों को 2 मिनट में समझ में जाएगा। वो जो हम लोग रोजी काव का एग्जांपल पढ़ते हैं कि रोजी काव के अंदर जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, तो उसका डीएनए निकाल के अगर आप एक नॉर्मल काव के अंदर उसको लगा देंगे फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, या फॉर द इंक्रीज, मतलब या फिर उसकी दूध की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया। ट्रांसजेनिक मतलब हम वो जो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो जीएमओ का एग्जांपल ही तो हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल है। अभी क्लियर हो रहा है? बोलो भाई। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग वही कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से देखते चलते हैं कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल है हमारे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जनरली किस किस का यूज किया जाता है, रेट्स का यूज किया जाता है, रेबिट्स का यूज किया जाता है, पिग्स का यूज किया जाता है, शिप का यूज किया जाता है, काउ का यूज किया जाता है, फिश का यूज किया जाता है, हैव बीन प्रोड्यूस्ड, है ना। पर 95% केसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं, माइस का ही यूज करते हैं। और मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया। अब हम देखो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले इसने क्या लिखा है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मान लो अगर आप किसी भी चीज का, मतलब फिजियोलॉजी जानते हो ना, वर्किंग प्रोसेस ऑफ बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज की वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग उसका जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसका यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली designed to allow study of how genes are regulated and how they are affect the normal function of our body and its development। ये दिखाई दे रहा है। अब आप लोग एनसीईआरटी में आपके पास में पेन है तो उसको सीधा इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। इसने जो लिखा है, हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्विंग इन द ग्रोथ सच एस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर by introducing gene from other species that alter the formation of these factor and studying the biological effect that result. Information is obtained about the biological role of the factor in the body। अब आप लोग इतनी सारी अंग्रेजी पढ़ने के बाद में मैं आपको 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपने किसी की बॉडी के अंदर क्या किया, इंसुलिन लगाया। अब इंसुलिन क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू हम लोगों ने बनाया। तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका क्या फंक्शन होगा, मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से ऑर्गन को अफेक्टेड कर रही है, कौन से जीन उससे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, एक ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर स्टडी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम लोग यही करते हैं, कोई भी डिजीज है, कोई भी वैक्सीन है, अगर हम लोग उसका ट्रायल करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे, एनिमल्स के ऊपर करेंगे। इज दैट क्लियर? हेलो भाई साहब, यस सर। आप बोलते जाओ। क्या है कि आपने स्क्रीन शेयर करवा रखी है, इसलिए मैं आपकी चीजें नहीं देख पा रहा हूँ। अब देखो हाँ दूसरा एग्जांपल है हमारे, मान लो कोई भी डिजीज है, उस डिजीज को आप लोग उसको स्टडी करना चाहते हो, तो करो जिसको आप एनिमल्स में स्टडी करोगे। जैसे कि हम लोग एक बात करते हैं, हम लोगों ने क्या कभी पढ़ा नहीं, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग वो प्रिंसिप, वो हमारा जो डीएनए की डिस्कवरी उसको पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हम लोगों ने क्या किया था, माइस का यूज किया गया था। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, न्यूमोनिया का जो असिस्टेंट होता है वो उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो मान लो कोई भी डिजीज है, जैसे इसने एक एग्जांपल कौन कौन सी डिजीज का दे रखा है, कैंसर का दे रखा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का दे रखा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का दे रखा है, अल्जाइमर्स का दे रखा है। ये सारी डिजीज है, और आप लोग इनका इफेक्ट देखना चाहते हो, या ये हमारी बॉडी को कैसे कॉज करती है, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। तो आप लोग उसके लिए भी क्या कर सकते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज कर सकते हो। देखो इसने लिखा है, मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू डेवलप द डिजीज। मतलब कोई भी डिजीज जो है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर होती है। दे आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज
सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज, अगर हम लोग उसका न्यू ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं उस डिजीज का, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कर सकते हैं। 100 बात की एक बात बताऊं मैं आप लोग को, हम लोग हमारे जीवन में कोई भी समस्या आएगी ना, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करेंगे। हम लोग हमारे खुद की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करते हुए किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे? हम लोग एक ट्रांसजेनिक एनिमल पकड़ेंगे और उसकी बॉडी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। समझ में आ गया? अब देखो तीसरा एग्जाम्पल उसने किसका दे रखा है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का दे रखा है ना? तो देखो इसमें क्या लिखा है, इतना बढ़िया बढ़िया लिख रखा है कि अपने को कहीं जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। Medicines required to treat certain human disease can contain biological product, but such product are often expensive to make। जैसे अपन यहाँ पे बात करते हैं इंसुलिन की बात करते हैं कि भाई मेरी बात सुनो कि आप लोग बायोलैब के अंदर मतलब कोई भी एक XYZ लैब के अंदर किसी भी डिजीज का जो वैक्सीन है या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको अगर आप लैब के अंदर प्रिपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा खर्च आएगा। आप लोगों ने कल जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा था ना, वो हजारों लाखों करोड़ों डॉलर में जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे कॉस्ट मतलब इतने महंगे प्रोजेक्ट की बजाय हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस एनिमल से उस प्रोडक्टों को क्या है बहुत इजीली हम लोग क्या कर पाएंगे? ऑब्टेन कर पाएंगे। मान लो आप लोगों ने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और ई कोलाई बैक्टीरिया भी क्या हो गया आपका? एक ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया। एक्चुअली बैक्टीरिया एनिमल की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन हम लोग उसको समझ रहे हैं। पर उसके थ्रू हम लोगों ने क्या कर लिया? बहुत सारा मतलब इंसुलिन क्या कर लिया? बहुत इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कहानी बता रहा है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। हाँ 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 हाँ। तो जैसे इसने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या क्या कर रखा है, अपना अपने को ये अंडरलाइन करना है। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी created by the introduction of the portion of DNA or gene which codes for particular product such as। अब देखो भाई इसको अंडरलाइन कर लो, ये जो इसने प्रोटीन लिख रखा है ना, एंटीट्रिप्सिन, और एंटीट्रिप्सिन प्रोडक्ट को हम लोग प्रोटीन है ये, इसको हम लोग किसकी मदद से बना सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल से बना सकते हैं। अब इस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसका इस्तेमाल काय के लिए, जो डिजीज को के लिए किया जाता है। ये जो यहाँ पे लिखा एम्फाइसीमा या एम्फिसीमा जिसको आप लोग बोलते हो, तो ये एम्फाइसीमा जो डिजीज होती है सिगरेट से होती है। जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं ना उनको एम्फिसीमा हो जाता है। तो उस एम्फिसीमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करेंगे। और ये हम लोग किसकी मदद से बनाएंगे, किसकी मदद से ऑब्टेन करेंगे, किसकी मदद से स्टडी करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स की स्टडीज, है ना? उसके साथ साथ एक और एग्जांपल दिया रखा है, सिमिलर अटेम्प्ट आर बीइंग मेड टू ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया जानते हो ना, जो एंजाइम डिफेक्टेड होता है बॉडी के अंदर, है ना? उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोगों ने इसका यूज किया है, ट्रांसजेनिक एनिमल का। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी किया है। और 1997 में द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, जो मैं आप लोगों को अभी 2-4 मिनट पहले बता रहा था, ठीक है, 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी। और उससे क्या ऑब्टेन किया जाता? उससे ऑब्टेन किया जा रहा था ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। मतलब आप लोग ऐसे समझो कि जो कोई भी फीमेल होती है आफ्टर द डिलीवरी, उसका जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रम पाया जाता है ना, जिसको बहुत ज्यादा हेल्दी बनाया जाता है। तो वैसे उसके सिमिलर ये अल्फा लेक्टा एल्ब्यून, ये इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यून, द मिल्क सर आवाज एल्ब्यूमिन नहीं आ रही आपकी। एंड हेलो। आवाज कट रही है सर हाँ, आपकी। एक काम करते हैं, तुम लोग एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सामने रहता हूँ। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। स्क्रीन शेयर करने से आवाज नहीं आती है क्या? कट जाती है सर बार बार बीच में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो मैं अभी तुम्हारे सामने बैठा हूँ और मैं क्या अभी भी करता हूँ, कट रही है सर। एनसीईआरटी लेता हूँ, तुम लोग भी एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी ले लो और जहां जहां मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ वहां पे अंडरलाइन कर लो आप लोग, ठीक है। इसमें अपने को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो मिल्क की हम लोग बात कर रहे हैं, रोजी काउ से जो हम लोगों ने ऑब्टेन किया, ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, है ना, जो भाई साहब इस गाय के दूध में होता है ना, अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन वाज न्यूट्रिशनली मोर, है ना, बैलेंस प्रोडक्ट देन द ह्यूमन बेबीज नेचुरली काउ मिल्क। उसका कहना यूं है कि ये मिल्क इतना बेटर है कि जो अपने को मतलब ह्यूमन बींग से मिलता है उससे ज्यादा न्यूट्रिशनली है। तो इसको एक ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसका नाम है रोजी काउ, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, ऑब्टेंड किया है। तो एग्जाम्पल आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके रिगार्डिंग ही आएगा। आप लोग काउ का नाम याद रखना, रोजी काउ, ईयर याद रखना 1997, और क्या यूज किया गया था, ह्यूमन अल्फा लेक्टिव एल्ब्यूमिन, ठीक है, अंडरलाइन कर लो इसको। समझ में आ गया? हाँ, ये मैं थोड़ा सा, नहीं यार ये ब्लर हो रहा है ना, इस ब्लर विजन को हटाना पड़ेगा पहले तो। ये देखो भाई, मैंने यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रखा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाला केस क्लियर हो गया, दोनों ध्यान रखना। एक तो एम्फीसीमा के लिए क्या है, प्रोटीन, एक नाम उसका क्या नाम है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और एक मिल्क के रोजी काउ के द्वारा ह्यूमन अल्फा लेक्टेल्ब्यूमिन, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाओ, वैक्सीन सेफ्टी। अब ये तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मान लो कोई भी वैक्सीन है, उसका सेफ्टी के लिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो ट्रांसजेनिक एनिमल यूज कर सकते हो। यहाँ पे किसका एग्जांपल दे रखा है, पोलियो वैक्सीन का दे रखा है। पोलियो की जो वैक्सीन बनाई गई थी दुनिया में सबसे पहले, उसका यूज सबसे पहले किसके ऊपर किया गया था, एक ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर किया गया था। और जब हम लोग उसके ऊपर रिलायबल रिजल्ट आया, मतलब भरोसेमंद रिजल्ट आया, हम लोगों ने फिर ह्यूमन ट्रायल किया। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए किसका इस्तेमाल किया गया था, ये रहे आपके मंकी बेचारे। मंकी भी क्या है, बहुत ज्यादा डिजीज के वैक्सीन ट्रायल के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अब यहाँ पे केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में क्या दे रखा है, मान लो कोई भी चीज कितनी टॉक्सिक और कितनी सेफ्टी चीज है, उसको आप लोग अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। द प्रोसीजर इज द सेम दैट यूज द टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substance than non-transgenic animal. They are they are then exposed to toxic substance and effect study। मतलब कुल मिला के अगर आप कोई भी चीज का ह्यूमन से पहले अगर ट्रायल करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसजेनिक एनिमल। कोई भी एक एनिमल पकड़ो और उस एनिमल के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रायल कर सकते हो, और उस ट्रायल से आप लोगों को क्या हो जाएगा, प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आप लोग उसका ह्यूमन ट्रायल करो, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां पे ट्रायल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये ज्यादा टफ टॉपिक नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। चलो भाई, अब हमारा बुक का जो आखिरी टॉपिक बच रहा है, आखिरी नहीं बोलेंगे इसको, सेकंड लास्ट बोलेंगे, वो बोलेंगे एथिकल इशू। तो एथिकल इशू का मतलब ये होता है, जो हम लोग इंडिया वाले खास करके बार बार फेस किए हैं, कि क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो प्रोडक्ट बनाया जाता है तो हो सकता है कि उसको क्या कराना पड़ेगा, पेटेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके संबंधित क्या लफड़े रहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट है यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूव्ड कमिटी। आप लोग देखो इसको, जीईएसी, बिल का दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसका अप्रूवल लेना पड़ता है हमें, जेनेटिकल इंजीनियर अप्रूवल कमिटी। ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, कोई भी ड्रग्स बनाती है, तो ड्रग्स बनाने से पहले किसी न किसी से तो अप्रूवल लेगी ना। मान लो आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपका पीसीआई अप्रूवल करेगा, लाइसेंस आपको कौन देगा, पीसीआई देगा, मतलब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देगी। लेकिन ये वर्क किसके अंडर आता है, पीसीआई के अंदर आता है। पीसीआई मतलब क्या आता है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। और अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, डॉक्टर वगैरह लाइन मान तो एमसीआई, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इस पूरे काम को देखता है। तो वैसे कोई भी जेनेटिकली वर्क अगर आप कर रहे हो तो इस काम को कौन देखता है, आपकी जीईएसी देखता है ना, जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमेटी देखती है। और इसके अप्रूवल के बाद में हम लोग किसी भी चीज का यूज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जो भी एक्सपाइजेड अपने को काम करना है उसके ऊपर वो कर पाएंगे।
पहले में इसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है उसने, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज GAC which will make decision regarding to validity of GM research, genetically modified research, and safety of introducing genetically modified organism for public service। अगर आप पब्लिक सर्विस के लिए उसका यूज करना चाहते हो तो आप वहां से परमिशन लो। द मॉडिफिकेशन यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विस, आइदर इट इज फूड, मेडिसिन, कोई भी चीज हो, ठीक है, आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट एंड ग्रांटेड टू द सेम। आपने बनाया तो आप उसको क्या करवाओगे, पेटेंट करवाओगे। तो पेटेंट वाले देश में बहुत सारे इशू होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्या एग्जांपल दिए गए मैं बता देता हूँ आपको। देयर आर ग्रोइंग पब्लिक एंगर एंड सर्टेन कंप्लेंट्स आर बीइंग granted patent for product and technology that make use of genetical material, plants and other biological resources that have long been identified। अब मेरी बात सुनो, हल्दी, हल्दी मतलब क्या होता है? हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? टर्मरिक बोलते हैं। हाँ, तो उस टर्मरिक के अंदर एक एंटी कैंसर एजेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं करक्यूमिन। तो अब मेरी बात सुनो, अपने यहाँ पे उसको एंटी कैंसर प्लस वो एंटीसेप्टिक भी होता है। हम हिंदुस्तान वाले सब लोगों ने बचपन में देखा होगा कि जब अपनी बहन छोटी थी उसके नाक कान जब छिदवाए जाते हैं तो वहां पे तो एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये तो हिंदुस्तान की हर चीज को पता है। और नीम के केस में भी क्या हुआ, नीम, अब आप लोग नीम भी जानते हो ना, अगर मान लो किसी को खांसी खुजली हो जाती है तो नीम के पानी को करके क्या गर्म करके और हम लोग उसको नहला देते हैं। तो ये ऐसी चीजें हमारे इंडिया की है और इनको अमेरिका पेटेंट करवा रहा है कि हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया। कहाँ से आइडेंटिफाई किया? इंडिया के तो हर घर घर में इस चीज को जानते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, वैसे ही यहाँ पे एक बासमती राइस का केस दे रखा है। बासमती राइस जो है वो हमारा इंडिया का है, तो उसमें भी क्या कर दिया था, अमेरिका ने पेटेंट करवा लिया था उसको भी। तो इस पेटेंट का लफड़ा जो होता है, इस लफड़े से निपटने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी वर्ड दिख रहा है सब लोगों को, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। हाँ, देखो तो इसमें क्या होता है, बायोपायरेसी इज द टर्म, है ना, हाँ दिखा सर। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू bio resources by multinational companies and other organization without proper authorization from the countries and people concerned without compulsory payment। मैं आप लोगों को दो बात बताता हूं, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग कोई भी ड्रग को ढूंढ रहे हो ना, बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप क्या करवाओगे, अपना पेटेंट करवाओगे। तो पेटेंट करवाने के बाद में आपको उसका पर्टिकुलर पैसा वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। हाँ, और अगर आपके अलावा आपका प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी वाला यूज कर रहा है तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। ये सारी के अंतर्गत आती है, इस बायोपायरेसी के अंतर्गत आती है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये एक लॉ एंड ऑर्डर है जिसमें आप क्या करेंगे कि अपना प्रोडक्ट आप ही यूज कर पाएंगे, आपके अलावा अगर कोई दूसरा कर रहा है तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। और अगर उसने कुछ पैसा वैसा कमाया तो उसको आपको फाइन देना पड़ेगा। तो बायोपायरेसी भी आता है और ये इंडियन पार्लियामेंट में इसका बिल बना और पारित हुआ है। ठीक है, ये चीजें थी इस चैप्टर की आखिरी वाली। समझ में आ गई? यस सर। हाँ, अब अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आना चाहिए आप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। और याद रखना, ये ह्यूमन अल्फा लैक्टोबिलमिन जो नाम का जो मिल्क है रोजी काऊ का, ये लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था, 2024 की परीक्षा में पूछा गया था। ध्यान देना इसमें जो भी अपन ने अंडरलाइन किया सबको। यस सर। ओके धन्यवाद। ओके सर।